नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं चर्चा करना चाहूंगा एंकल इंजरीज के ऊपर। अक्सर हम जब अनइवन ग्राउंड पर चल रहे होते हैं या सीढ़ी से नीचे उतर रहे होते हैं, महिलाएं अक्सर जब हाई हील्स पहनी हुई होती हैं तो अचानक से एंकल का इस प्रकार से ट्विस्ट होकर के जो नोच आ जाती है। आज का वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, वेलकम टू लोक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल फॉर प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस, spirituality and meditation and life coaching. Here is my WhatsApp number. Do connect me in person if you have any question. Thank you. तो साथियों, पहली चीज अपन कुछ एक दो टर्म्स के बारे में पहले समझ लेते हैं। मैं ट्विस्टिंग इंजरी पे अपना इस वीडियो को रिस्ट्रिक्टेड रखना पसंद करूंगा। और ट्विस्टिंग इंजरी में जो मैकेनिज्म पहले अभी मैंने आपको बताई, उन मैकेनिज्म से जब इंजरी होती है जो कि बहुत लो वेलोसिटी इंजरी होती है, और ऐसे में जो सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है वो है एंकल स्प्रेन होना। एंकल स्प्रेन मतलब ये कि ये एंकल जॉइंट इस प्रकार से, एंकल जॉइंट में पहले थोड़ी सी एंकल की संरचना समझ लेते हैं। ये होता है जो बड़ी हड्डी होती है जो अंदर की तरफ होती है वो कहलाती है टीबिया। बाहर की तरफ होती है छोटी वाली पतली वाली हड्डी, मतलब वो कहलाती है फिबुला। फिबुला से टेलस तक जाने वाले, फिबुला से आगे फुट तक जाने वाले, और जो लिगामेंट्स मतलब वो रस्सियां जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ती हैं उनको कहते हैं लिगामेंट्स। और इन रस्सियों में जब पार्शियल या कंप्लीट टियर हो जाता है, ऐसी परिस्थिति को कहते हैं एंकल स्प्रेन होना। एंकल स्प्रेन ज्यादातर जो ज्यादा कॉमन होता है वो है माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड का, मतलब कंप्लीट टियर नहीं होकर के पार्शियल टियर का होना, मतलब कुछ धागे फट जाना। ठीक है, धागे मतलब कुछ आप अंदाज लगा लें कि नायलॉन की रस्सी जो बहुत सारे फाइबर्स के साथ होती है या नारियल की रस्सी जो बहुत सारे फाइबर्स के साथ होती है गुथी हुई, उस प्रकार की लिगामेंट्स यहाँ पे होती है जो इस हड्डी से इस हड्डी को कनेक्ट कर रही होती है। सबसे कॉमन इंजरी होती है एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, ये टेलस से निकलती हुई फिबुलर तक जाने वाली। यहाँ पे तीन प्रकार की लिगामेंट्स होती हैं, एक आगे की तरफ जाने वाली, एक नीचे की तरफ जाने वाली, एक पीछे की तरफ जाने वाली। ठीक है, एंटीरियर, इंफीरियर और पोस्टीरियर। अब इन तीन लिगामेंट्स में से सबसे कॉमन है एंटीरियर की तरफ वाला इंजरी होने वाला एंकल स्प्रेन। और इस इंजरी में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास क्यों जाना चाहिए, इस बात को अपन पहले समझ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी आपको क्लियर होना चाहिए डॉक्टर के पास अपने आप को प्रेजेंट करते समय। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के साथ ड्यूरेशन ऑफ इंजरी आपको क्लियर होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपने थोड़ी सी इस व्यवस्था के साथ भी जाना होगा, आर्थिक व्यवस्था के साथ भी जाना होगा कि निश्चित रूप से आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको एक्सरे जरूर रिक्वेस्ट करेंगे। एक्सरे, 3 व्यूज के एक्सरेज एंकल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। एपी, लैटरल और मोर्टिस व्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज एंकल इंजरी। एक्सरेज क्यों जरूरी है कि इस पर्टिकुलर रीजन में कई बार यहाँ के एवल्जन इंजरीज हो सकती है, एवल्जन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, चिप एवल्जन्स हो सकते हैं, तो ये देखना बेहद जरूरी है। मैं आज का जो डिस्कशन है, आज की जो टॉक में मैं रेस्ट्रिक्ट अपने आप को करूंगा केवल यहाँ की इंजरीज को, माइल्ड टू मॉडरेट मैकेनिज्म ऑफ इंजरीज और माइल्ड टू मॉडरेट लो वेलोसिटी इंजरीज, ताकि आप ज्यादातर लोग को जो कॉमन इंजरी जो है सबसे ज्यादा कॉमनली होने वाली इंजरीज पे ही मैं आज अपनी टॉक को रेस्ट्रिक्ट करने वाला हूँ। डॉक्टर पास जाना इसलिए जरूरी है ताकि आपके एक्सरे हो सके और बोन एंड जॉइंट्स क्लियरली आप विजुलाइज हो सके डॉक्टर को भी, और आपको वो सही राय दे सके। तो पहली फुर्सत में आपने जाना है डॉक्टर के पास। हालांकि ऐसी इमरजेंसी नहीं है, मतलब आप ये समझें कि अगर इसको बिल्कुल रात में 2 बजे हो गया और रात को 2 बजे ही आपको किसी को जाना है,
हाँ, आप कैसे तय करेंगे ये भी मैं चर्चा कर लेते हैं कि डॉक्टर के पास जाना आपको इमरजेंसी कब जरूरी है। डॉक्टर के पास आपको जाना तब ज्यादा जरूरी है जब आपकी एंकल ट्विस्टिंग इंजरी के बाद अगर आप वेट बेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, वजन लेकर के चल नहीं पा रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू वॉक, इफ यू आर नॉट एबल टू टेक वेट, अगर आप वजन लेकर चल नहीं पा रहे, निश्चित रूप से आपको डॉक्टर को दिखाना अर्जेंटली जरूरी है। अगर आप चल फिर पा रहे हैं, वजन लेकर के चल पा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ माइनर लिगामेंटस इंजरी हुआ है, मेजर कंप्लीट रप्चर या कोई फ्रैक्चर नहीं है। किसी भी प्रकार की फ्रैक्चर इस तरह इस रीजन के किसी भी फ्रैक्चर में वॉक इमीडिएटली कर पाना इंजरी के बाद संभव नहीं हो पाता है। कई मॉडरेट ग्रेड की जो सीवियर एंकल इंजरीज होती हैं, स्प्रेन जो होते हैं, उनमें भी वॉक करना मुश्किल होता है। तो पहला इंडिकेशन डॉक्टर के पास इमीडिएटली रश करने का यही बनता है कि अगर आप वेट बेयर नहीं कर पा रहे, निश्चित रूप से आपने डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? आपको कोई भी शंका हो, कोई समाधान हो, कोई आपके प्रश्न इस सिलसिले में, इस टॉपिक के ऊपर आपके अगर नहीं हल हो पा रहे, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें उपलब्ध रहेगा, आप निश्चित रूप से मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। बेशक आपके आसपास जो भी नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर हो, आपके आसपास जो भी कोई नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, आप उन्हें जरूर कंसल्ट करें इस प्रकार की इंजरी के बाद। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि इतना सीवियर नहीं है कि आप वेट बियर नहीं कर पाए, आप वॉक कर पा रहे हैं। अगर आप वॉक कर पा रहे हैं और दर्द लेकिन हो रहा है, जो कि काफी कुछ हद तक एक्यूट इंजरी के बाद कई बार सहन भी नहीं होता है, लेकिन आप वजन ले पा रहे हैं, राइट? ऐसे सूरत में आपको कुछ बातों का जो ध्यान रखना जरूरी है, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। चूंकि ये ज्यादा कॉमनेस्ट इंजरी है, मैकेनिज्म भी बहुत कॉमन रहता है। ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम सीइंग 2 to 3 पेशेंट्स मिनिमम एवरी डे इन माय कंसल्टेशन टाइम। So it's very important to let's understand about this particular entity. तो अब ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंजरी है, अगर आप वजन ले पा रहे हैं, इतना ज़्यादा इमीडिएटली डॉक्टर के पास जा करके दिखाने की आवश्यकता आपको नहीं महसूस हो रही है, तो आप घर पे क्या क्या कर सकते हैं, आज उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहले पहली चीज है, एक एक्रोनिम आपको मैं बता रहा हूं, प्राइस, PRICE, राइट? P स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन। अगर आप आसपास कई बार हमारे पास पहले के भी होते हैं, इलास्टोक्रेप बैंडेज होते हैं, वो इलास्टोक्रेप बैंडेज आपने इस प्रकार से लगाना है। हम किसी दिन हो सकता है एक वीडियो बना करके मैं आपको इलास्टोक्रेप बैंडेज कैसे लगाना उसका तरीका सिखा दूंगा। तो क्रेप बैंडेज लगाना है, यहां से टो से स्टार्ट करके एंकल मिड लेग तक आने का प्रयास करें, ताकि और एवरी ओवरलैप शुड बी ओवरलैपिंग 50% ऑफ द विड्थ ऑफ द क्रेप बैंडेज। ये बात हो गई प्रोटेक्शन के बारे में। या कई बार हम फार्मासिस्ट के पास जाकर के एंकल ब्रेस की डिमांड कर सकते हैं, एंकल फुट ऑर्थोसिस या एंकल ब्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत उपयुक्त तरीका है। ये बात हो गई प्रोटेक्शन के बारे में। आर मतलब रेस्ट। कोशिश करिए कि अपने फुट के ऊपर आप बहुत ज्यादा वजन देना या दौड़ना भागने का काम यथासंभव ना करें। तीसरा आ गया आई, PRI। आई मतलब आइस कंप्रेशन। जब भी कभी इंजरी हो जाती है तो आइस से फोमेंटेशन करना है। 48 to 72 hours immediately after injury, ice compression is definitely going to help। कैसे करना है उसके बारे में मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसके लिए लिंक मैं आपको यहां पे सबमिट कर दूंगा। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि कोल्ड फर्मेंटेशन कैसे किया जाता है। 3 दिन बाद डेफिनेटली आप कॉन्ट्रास्ट बात मतलब हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन अल्टरनेटली 15-20 मिनट के लिए कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो हेल्प योर दिस पर्टिकुलर इंजरी। नाउ
PRI हम डिस्कस कर चुके हैं। C आता है कंप्रेशन के लिए, जैसे अभी मैंने आपसे कहा प्रोटेक्शन वाले पॉइंट में या तो आप इलास्टोक्रेप बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इलास्टोक्रेप बैंडेज के अलावा ब्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट विल आल्सो प्रोवाइड अ लिटिल बिट ऑफ कंप्रेशन। अगला E है PRIC में, E है एलिवेशन। जब भी आपको इंजरी हो जाती है, कोई भी पार्ट में इंजरी हो जाती है और जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, बेशक वो आपको ये गाइडेंस, आपको एडवाइस, सजेशन डेफिनेटली देंगे। ई से मैंने आपको बताया ये एलिवेशन है ना। तो प्राइस के बाद कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक्स की आवश्यकता होती है। अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे डेफिनेटली वो आपको कुछ एनसेड्स भी रिकमेंड करेंगे, जैसे कुछ डाइक्लोफेनेक, पैरासिटामोल एक ऐसी गोली है जिसको आप डेफिनेटली किसी भी अपने आसपास मॉल कोई भी वकाला से ले सकते हैं। पैरासिटामोल इज ओवर द काउंटर अवेलेबल मेडिकेशन, you don't need any prescription for that. Worldwide it is considered to be a safe medication, and for such acute injuries it definitely helps. It can be taken one tablet or 1 to 2 tablets, in fact 1 to 2 tablets 3 times a day for at least 3 to 5 days time, and eventually if you still are not comfortable with your self treatment, you can definitely consult a doctor. Anti-inflammatory, definitely you will have to consult a doctor for that, because that is available only by prescription medication, right? Of course, anti-inflammatory medications cannot be taken without any prescription, so you must consult a doctor for that. So this is all about it. If there is any particular thing, if you have any question about it, feel free to ask me personally on my WhatsApp or in the comment section too. I'm always here to help you out. Do connect me any point of time for any of the questions. See you sometime soon in my next video. Thank you very much. Bye bye. All the best. God bless you. साथियों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। निश्चित रूप से किसी न किसी को हेल्प हो सकती है इस प्रकार की वीडियो से, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।